नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की जो अभी वैकेंसी आई है उसके लिए हमारी क्लास चल रही है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं अर्थशास्त्र का, और अर्थशास्त्र के विषय में हम टॉपिक वार अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 7-8 क्लास हो चुकी है। मेन विषय की जो क्लास है वो लगभग हमने समाप्त कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संगठन। 1,00,000% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आएगा। 1,00,000% श्योर है। वन लाइनर क्वेश्चन रहता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन रहता है। अगर आप इस वीडियो में अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं तो आपके और भी बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, और इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वो तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी फॉर्म भरने की बात मैं लास्ट वीडियो में भी किया था। आपके जो ग्रेजुएट लेवल का है उसका 12 या 13 तारीख तक फॉर्म भराएगा, और अंडर ग्रेजुएट का तो अभी समय है थोड़ा और, तो जल्द से जल्द फॉर्म भर लें, है ना। सिग्नेचर और फोटो अच्छे से अपलोड करें, ठीक है। बहुत ठंडे दिमाग से फॉर्म भरें, है ना, गलती मत करें, क्योंकि फॉर्म एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास है वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्या होता है कि पूरे विश्व को मैनेज करने के लिए, इसका एक ओरिएंटेशन मैं आपको बता देता हूं। पूरे विश्व को मैनेज करने के लिए, नियम कानून को फॉलो करने के लिए बहुत सी संस्थाएं बनी हैं, जो बहुत से देशों के द्वारा बनाई गई है, जिसमें वो देश सदस्य भी हैं। वो देश अपने एक नियम बना के उसके अनुसार शासित हो रहे हैं, उसके अनुसार शासन कर रहे हैं। तो यही अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर रही है, विश्व में नियम बना के शांति व्यवस्था या व्यापार व्यवस्था या कुछ भी बनाए हुए हैं, उनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है दोस्तों। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और जरूर बताइएगा ये सेशन कैसे लगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन, संगठन मतलब कुछ लोगों का समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए जुड़े हुए हैं। संगठन मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य, निश्चित कार्य के लिए जुड़े हुए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहला संगठन है दोस्तों बिम्स्टेक। सबसे ज्यादा मैं बता देता हूं क्वेश्चन कहां से पूछेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना कब हुई, दूसरा नंबर इसका मुख्यालय कहां है, तीसरा नंबर इसके सदस्य देश कौन है। तो इन 3 पॉइंट पर अपने को एकदम पैनी नजर बना के रखनी है। ठीक है, तो पहला संगठन है बिम्स्टेक। फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी की बात कर रहा है ना। मुख्यालय कहां है? ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, यह पूछा जाता है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है दोस्तों? बिम्स्टेक का मुख्यालय है ढाका, बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में। स्थापना कब हुई है? 6 जून 1997 को। ठीक है, सदस्य देश मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने सदस्य देश हैं? 7। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। तो आप एक चीज देखना, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल बोला है। अब बे ऑफ बंगाल बोला है तो इधर के देश को नहीं ले रहा है, पूरे इधर के देश को ले रहा है। ठीक है, तो इधर के देश में कौन सा है? नेपाल, भूटान ऊपर का हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, है ना, पूरे इस साइड के देश, पूरे पूर्व के देश, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ठीक है, तो ये इधर के देशों का एक संगठन है जो आपस में तालमेल बैठा के चल रहा है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल कहां? ढाका, बांग्लादेश में 7 देश। ठीक है ना। दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क देश, स्थापना 85 में, स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ही है। मुख्य बहुत पूछा है ये, बहुत। सार्क का मुख्यालय कहां है जी? काठमांडू, नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहां है? काठमांडू, नेपाल में। सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। तो आप सार्क को देखोगे ना, तो सार्क को देखोगे तो भारत के चारों ओर, भारत को चारों ओर से घेरे कंट्री का एक समूह है। भारत को चारों ओर घेरे कंट्री का एक समूह है। अब इसमें देख लो कौन कौन सी कंट्री है।
है ना। अब देखो, अगर मान लो अगर आप भारत बनाते हो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, है ना, नेपाल, भूटान, ठीक है, उसके बाद मालदीव और श्रीलंका, अगर इसको भारत मानते हो तो चारों तरफ से घेरा हुआ है भारत को कौन? सार्क देश। हमेशा पूछता है कहां है? काठमांडू नेपाल में। तो भैया इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। अगर एक तरफ से चालू करोगे भारत के पड़ोसी देशों को तो भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। तो ये हो गया सार्क, है ना, ये भारत से संबंधित है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम अगर आप बिम्स्टेक को देखोगे तो पूरे इस पार के देश है, सार्क को देखोगे तो पूरे चारों ओर भारत को घेरे हुए देश हैं, है ना। ये सार्क देश की लिस्ट है। अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है। विश्व बैंक, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट, विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक, है ना। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। क्या हुआ, ठीक है, इसका मैं कहानी सुनाता हूं, है ना आपको। 1944 में क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। क्या? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। वहां पे दो संस्था बनी, एक बनी आईएमएफ और एक बनी वर्ल्ड बैंक। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के जुड़वा बेटी कहा जाता है किसको? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। एक सम्मेलन हुआ 1944 में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। उसके तहत दो संस्थाओं को बनाया गया, एक बनाया गया आईएमएफ और एक बनाया गया वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो इसको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को क्या कहा जाता है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के ट्विंस कहा जाता है, ठीक है। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन डीसी में। स्थापना कब हुई? 1944 में। कुल सदस्य देश है 189। अध्यक्ष मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, खूब पूछा है, खूब, है ना। छत्तीसगढ़ में तो व्यापम में तो बहुत पूछा है। अध्यक्ष कौन है इसके? अजय बंगा है। 14वें नंबर के अध्यक्ष है अजय बंगा, है ना। ये सिख जी हैं, एक पंजाबी अपने अर्थशास्त्री हैं अजय बंगा, वो इसके क्या है? अध्यक्ष। केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है ना। कौन? विश्व बैंक केवल किनको ऋण प्रदान करता है? विकासशील देश ऐसे जो अभी विकास की राह पे चल रहे हैं। एक तो विकसित देश हैं जो डेवलप हो चुके हैं, एक विकासशील देश है जो डेवलप हो रहे हैं, और एक अल्प विकसित देश है जो डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो ये केवल विकासशील देशों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। और इसका संस्थापक सदस्य है भारत, इसका क्या है? संस्थापक सदस्य है, ठीक है। तो देखिए, विश्व बैंक 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है। अगर आप वर्ल्ड बैंक बोलते हो ना, वर्ल्ड बैंक, तो ये केवल एक संस्था नहीं है, इसके अंतर्गत कितनी संस्थाएं हैं? 5 संस्थाएं हैं, और उन 5 संस्थाओं को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ, वहां 2 लोगों का जन्म हुआ, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 संस्थाएं मिलके वर्ल्ड बैंक का निर्माण करती है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? केवल विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है, ठीक है। और इसने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? इसकी स्थापना हुई 1945 में, ठीक है। सम्मेलन हुआ था 44 में। सम्मेलन हुआ कौन सा सम्मेलन? सम्मेलन हुआ 1944 में, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। स्थापना हुई इसकी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 1945 में, ठीक है। कई जगह अलग अलग दिया है, एक सर्वमान्य देख लेते हैं क्या होगा। इसकी स्थापना 1945 में हुई है। ठीक है, 1944 ही है ना। 1944 में सम्मेलन हुआ है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। स्थापना 1944 में। सम्मेलन कौन सा था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। कौन सा? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में दो संस्था की स्थापना हुई, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इसके कुल सदस्य देश हैं अभी 189। अध्यक्ष है 14वें नंबर के कौन? अजय बंगा। भारत के हैं ये। कहां के हैं ये?
भारत के हैं अजय बंगा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व बैंक केवल किनको ऋण देता है? विकासशील देश, जैसे भारत हो गया, और भी जो विकासशील देश है उनको ऋण देगा कौन? विश्व बैंक। भारत इसका क्या है? संस्थापक सदस्य है। और विश्व बैंक के अंदर पांच और यूनिट है जो काम करती है। विश्व बैंक के अंदर 5 और अंतरराष्ट्रीय संगठन है, IBRD, IFC, IDA, ICSID और मीगा। चले देख लेते। पहला, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, इसको बोलते हैं IBRD, है ना, इंटरनेशनल बैंक ऑफ, है ना, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं क्या? IBRD, ठीक है। स्थापना कब? 1944। स्थापना कब? 1944। और इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसका मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक का भी कहां है? वाशिंगटन DC में, है ना। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत हुई और इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया? कार्य करना प्रारंभ किया 1946 में, ठीक है। सम्मेलन 44 में, स्थापना 45 में और कार्य करना प्रारंभ किया 46 में, है ना। IBRD की स्थापना दिसंबर 45 में हुई, ठीक है, दिसंबर 45 में हुई, है ना। इसकी स्थापना दिसंबर 1945 में हुई। सम्मेलन हुआ था 44 में, IBRD की स्थापना हुआ 45 में, कार्य करना प्रारंभ किया 46 में। सदस्य कितने हैं? 189। IBRD की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत IMF के साथ हुई थी, ये बता दिए हैं। मुख्यालय कहां है? वाशिंगटन DC में है। मुख्यालय कहां है इसका? वाशिंगटन DC में है। ठीक है। ये क्या करती है? कितने साल के लिए ऋण देती है? 5 से 20 साल तक। 5 से 20 साल तक के लिए क्या देती है? कर्ज देती है, बहुत सस्ते में, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपका है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना 56 में हुई है। सदस्य कितने हैं? 184। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, IDA, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह संस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्थापना 1960 में। सदस्य कितने हैं? सदस्य कितने हैं इसके सदस्य है आपके 1732। यह विश्व बैंक की इकाई है जो 1961 में IDA के संयुक्त राष्ट्र से जोड़ा गया, ठीक है। यह विश्व बैंक की इकाई है। इसको कब? 1961 में। किससे? संयुक्त राष्ट्र संघ से जोड़ा गया है। किसको? IDA को। विश्व बैंक के तहत विकासशील देशों को दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए IDA की स्थापना की गई। इसीलिए IDA को उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है? ये सॉफ्ट लोन विंडो किस संस्था को कहा जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है IDA को, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA को सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है, ठीक है। आपको यह पता है कि विश्व बैंक मतलब कर्जा देने वाली पूरी संस्था, तो 5 संस्था है कर्जा देने वाली, IBRD, IFC, IDA। अभी IDA पढ़ रहे हैं तो IDA जो है ना वो क्या करता है? जीरो ब्याज दर पर विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। बहुत आसानी से ऋण दे देता है ये, है ना। विकासशील देशों को और अच्छे से विकास करने के लिए IDA क्या करता है? जीरो ब्याज दर पर बहुत आसानी से ऋण देता है। इसीलिए IDA को क्या बोला जाता है? सॉफ्ट लोन विंडो, उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है। यह हमेशा पूछा है, उदार ऋण की खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? IDA को। इसकी स्थापना हुई 60 में और 61 में इसको संयुक्त राष्ट्र का अंग बनाया गया। यह क्या करता है? विकासशील देशों को दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए जीरो ब्याज दर पर क्या करता है? ऋण प्रदान करता है। चलिए उसके बाद अगला है क्या? ICSID, है ना, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। स्थापना हुई 1966 में। सदस्य 163 है। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका मेन काम क्या है? राज्यों और अन्य राज्यों के नागरिकों के निवेश संबंधी झगड़ों को सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। मतलब कोई देश के जो इन्वेस्टर हैं वो दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां के इन्वेस्टर से उनका कुछ विवाद हो गया, या इन्वेस्टर लोगों के बीच में कुछ विवाद हो गया, या जो निवेशक है, चाहे वो आदमी है या कंपनी, जो पैसा लगा के विकास करना चाह रहे हैं, उनके बीच कुछ विवाद हो गया, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए किसका? ICSID, है ना, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसकी स्थापना की गई है। इसका काम है विवादों को
इसका काम है विवादों को सुलझाना। ठीक है, ये हो गया। अब पांचवा, मीगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा, है ना, मल्टीलिटरेचरल इन्वेस्टमेंट, है ना, गारंटी एजेंसी। स्थापना 1988 में हुई है इसकी। सदस्य 179 है। भारत 94 में सदस्य बना। अब इसका काम क्या है? समता निवेश तथा प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ाना और विनियोजकों को गैर व्यापारिक जोखिम के विरुद्ध गारंटी देना। इसका काम है कि भैया आप अगर पैसा लगा रहे हो तो ये गारंटी देगा कि व्यापारिक जोखिम मतलब लाभ हानि की गारंटी नहीं देता है ये, या तो आपको लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। लेकिन जो गैर व्यापारिक है, अगर और कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, डर लग रहा है, जोखिम है, खतरा है, तो उसके विरुद्ध ये गारंटी देता है। तो वर्ल्ड बैंक के 5 सदस्य हैं। वर्ल्ड बैंक, ये पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक में कितनी इकाइयां हैं? वर्ल्ड बैंक में 5 इकाइयां हैं। IBRD ये क्या करता है? ये आपको पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक है। ये आपको क्या करता है? लोन दिलाता है सस्ते में, ठीक है। और IMF उसी देश को लोन देगा। IMF उसी देश को लोन देगा जो IBRD का सदस्य हो। IMF उसी देश को लोन देगा जो IBRD का सदस्य हो। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ये भी उससे जुड़ी है। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ ये क्या करता है? ये भी लोन देता है किनको? 0 ब्याज दर पर, है ना, 0 ब्याज दर पर लोन देता है, इसलिए सॉफ्ट खिड़की कहा जाता है। विवादों को निपटाने के लिए ICSID है, और जो खतरे से बचाने के लिए क्या है? मीगा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत इंपॉर्टेंट, इससे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन DC में है। हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन DC में है। और विश्व बैंक का भी हेडक्वार्टर कहां है? देख लीजिए, विश्व बैंक का भी हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन DC में। क्यों? क्योंकि दोनों ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत एक साथ बनाए गए थे, ठीक है। इसलिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के जुड़वा संतान कहा जाता है किसको? IMF और वर्ल्ड बैंक को, है ना। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, है ना, हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन DC में। इसका जो पैसा है, इसका जो पैसा है, इसके पैसे को बोलते हैं HDR, है ना। IMF के पैसे को बोलते हैं HDR। इसको बोला जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, है ना। क्या? विशेष आहरण अधिकार, ठीक है, अधिकार। और इसी को बोला जाता है क्या? कागजी स्वर्ण। इसी को बोला जाता है कागजी स्वर्ण, ठीक है, पेपर गोल्ड। ये पूछा जाता है कि IMF की मुद्रा क्या है? IMF की मुद्रा जो है वो HDR है, और HDR को क्या बोला जाता है? पेपर गोल्ड, या क्या? पेपर गोल्ड या कागजी स्वर्ण। अब HDR में क्या होता है पता है? HDR में जितना आपका परसेंट कोटा रहेगा, हर देश को HDR में कोटा मिलता है कि इतना कोटा आपका है, इतना कोटा आपका है, इतना कोटा आपका है। लाइन से सुनते जाइए, सब चीज बता रहा हूं। इतना कोटा आपका है, इतना कोटा आपका है। तो उस कोटे का 25% स्वर्ण आपको IMF के पास रखना पड़ेगा, और 75% अपनी देश की मुद्रा, कोटे का 75% अपनी देश की मुद्रा का रखना पड़ेगा, ठीक है। 75% अपनी देश की मुद्रा का रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है। अगर मान लो, है ना, भारत को 100 रुपए HDR देना है, भारत को 100 रुपए HDR देना है, तो वो क्या करेगा? 25% सोने के रूप में देगा और 75% मुद्रा के रूप में देगा, ठीक है। ऐसे HDR का कोटा होता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करती है? भुगतान संतुलन के लिए काम करती है। क्या करती है? भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है? दो देशों के बीच व्यापार के दौरान पैसे का आदान प्रदान। अब मान लो हमने अमेरिका के साथ व्यापार किया, अब हमको अमेरिका को पैसा देना है, तो हम भारतीय रुपया देंगे तो अमेरिका का कोई काम होगा क्या? नहीं आएगा। हमको क्या देना पड़ेगा? अमेरिकी डॉलर देनी पड़ेगी। अगर हमारे पास अमेरिकी डॉलर नहीं है तो हम कहां से पैसा लेंगे? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा लेंगे।
अमेरिकी डॉलर, और वो डॉलर का भुगतान किसको करेंगे? अमेरिका को करेंगे। तो ये होता है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन को बराबर रखने के लिए आईएमएफ काम करता है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है कि आप विकास करो। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है कि आप विकास करो, है ना, बहुत सस्ते में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के 5 यूनिट है, उन लोग ऋण प्रदान करते हैं कि आप विकास करो। आईएमएफ क्या करता है? आप किसी दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहे हो और आपको उस देश को देने के लिए पैसा नहीं है या कुछ कमी हो रहा है, भुगतान संतुलन आपका बिगड़ रहा है, तो आपको पैसा कौन देगा? आईएमएफ देगा। और आईएमएफ पैसा उसी को देता है जो किसका? वर्ल्ड बैंक का सदस्य होता है। आईएमएफ पैसा उसी को देता है जो वर्ल्ड बैंक का सदस्य होता है। किसका सदस्य होता है? जो आईबीआरडी का सदस्य होता है, उसी को आईएमएफ पैसा देता है। ठीक है, तो दोनों में समझ में आ गया। वर्ल्ड बैंक कर्जा देता है और आईएमएफ क्या करता है दोस्तों? आईएमएफ पेमेंट सिस्टम को बैलेंस करता है, भुगतान संतुलन को बैलेंस करता है। ठीक है, और ये इसके पास क्या है? इसके पास एक मुद्रा है, एक सिस्टम बना हुआ है इसका, उसको बोलते हैं एसडीआर। एसडीआर को बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, है ना, विशेष आहरण अधिकार। ड्रॉइंग मतलब होता है पैसा लेना। अगर ये कॉमर्स वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। आहरण मतलब होता है, मान लो मैं एक बिजनेस चला रहा हूं और उस बिजनेस से अगर मैं पैसा निकालता हूं तो उसको बोलेंगे आहरण। तो भैया पैसा लेना मतलब आहरण कहलाता है, आहरित करना, पैसा लेना। तो जब किसी देश का भुगतान संतुलन बिगड़ जाता है तो उसको पैसा कौन देगा? आईएमएफ देगा। और आईएमएफ के पैसे को क्या बोलते हैं? एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। इसी को बोलते हैं कागजी स्वर्ण या स्वर्ण मुद्रा। ये हमेशा पेपर में पूछता है। किसी भी देश को अपने कोटे का, एसडीआर का कोटा निश्चित होता है, हर देश को कोटा निश्चित होता है, इतना परसेंट, है ना। तो एसडीआर कोटे का 25%, कितना? 25% स्वर्ण में रखना पड़ेगा और 75% किसमें? अपने देश की मुद्रा में। किसके पास जमा करने पड़ेगा? आईएमएफ को। अब आईएमएफ के पास कौन सी आधिकारिक मुद्रा है? जैसे ब्रिटिश पाउंड, है ना, जापान येन, चाइनीज युआन, यूरो और यूएस डॉलर। ये बड़े बड़े कंट्रियों के पैसे हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो ये बड़े बड़े कंट्रियों के पैसे हैं, है ना। और ये पैसे किसके पास हैं? ये पैसे आईएमएफ के पास हैं। ठीक है, ये पैसे आईएमएफ के पास है। बड़े बड़े कंट्री देखो, ब्रिटिश, जापान, चाइनीज, यूरो और यूएस डॉलर, पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाली 5 कंट्रियां, इन सब के वहां पे पैसे जमे हैं। अगर आपको किसी को पैसा देना है तो ये पैसा देगा, फिर आप उसको दो। ये मैं समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है किसमें, कब? 1945 में। कुल सदस्य देश है 190। ये पूछा जाता है आईएमएफ का नवीनतम सदस्य कौन है? अंडोरा है। कौन है? अंडोरा। इसका मेन काम क्या है? भुगतान संतुलन की समस्याग्रस्त किसी भी सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना। मैं बताया ना, अगर भारत को पेमेंट करने के लिए, अगर अमेरिका को पेमेंट करना है भारत को, और भारत के पास पैसा नहीं है, तो अमेरिकी डॉलर कहां से लेगा? वो उधारी आईएमएफ से लेगा। क्यों? क्योंकि भारत का वहां पे कोटा है। अध्यक्षता कौन है? अध्यक्ष कौन है इसकी? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये हमेशा पूछता है। आईएमएफ की अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। किसका? आईएमएफ का। आईएमएफ में भारत का कोटा कितना है? अभी वर्तमान कोटा है भारत का 2.75%। ठीक है, भारत का 2.75%। और पता है अमेरिका का कोटा कितना है? अमेरिका का कोटा लगभग 17%, लगभग 17%। सोचो, इतना ज्यादा उसका अमेरिका का होल्डिंग है आईएमएफ पे। ठीक है, तो आईएमएफ समझ में आ गया दोस्तों। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से क्वेश्चन गिरने हैं, मतलब गिरने हैं, इसीलिए मैं इसको इतना टाइम लेके बता रहा हूं। एक बार और बता देता हूं, ये भुगतान संतुलन से निपटने के लिए कर्जा देता है। उन्हीं को कर्जा देता है जो आईबीआरडी के सदस्य होते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी में। इसकी मुद्रा क्या है? एसडीआर, जिसको कागजी स्वर्ण कहते हैं। इसमें एक कोटा मिलता है कि आप इतना ऋण ले सकते हो। भुगतान संतुलन देशों को मध्य में सुगम बनाना, ये इसकी मुद्रा है। इन मुद्रा पे वो डील करता है। स्थापना 45 में, 190 सदस्य, 90वां कौन सा? अंडोरा है। ठीक है, ये आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद ही आईबीआरडी की सदस्यता मिलती है। ठीक है, इसकी ये तभी लोन देगा जब ये दोनों के एक ही सदस्य रहेंगे। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। संस्थापक सदस्य भारत, भारत का कोटा है 2.75%। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल
है ना, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना कब हुई इसकी? 16 नवंबर 1945 को। भारत 46 में इसका सदस्य बना, है ना, यूनेस्को का। ठीक है, सदस्य देश कितने हैं इसके? 195 है। 195 सदस्य कौन बना? फिलिस्तीन बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हमेशा पूछा है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। वर्तमान महानिदेशक इसके कौन है? आंद्रे एजोल। नाम पूछा जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल बनाया जाता है, विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है। कब? 18 अप्रैल को। कुल विश्व विरासत स्थल कितने हैं, है ना? 1223। सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल कौन सा है? इटली में है। चीन में 59 है, भारत में 43 है। अब यूनेस्को क्या करता है? यूनेस्को आपके कौन से शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है ना? मतलब ये संस्कृति से, शिक्षा से और वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ संगठन है। इसका मेन काम क्या है? ये जो पुराने स्थल है ना, जो पुराने स्थल है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक स्थल है, उनको विश्व विरासत सूची में शामिल करता है, उनको विश्व विरासत सूची में शामिल करता है। और 18 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसके वर्तमान में कितने सदस्य है? 195। 195वां सदस्य कौन है? फिलिस्तीन है। ठीक है, और वर्तमान महानिदेशक कौन है? आंद्रे एजोल है। ठीक है, कुल कितने विश्व विरासत स्थल है वर्ल्ड में? 1223, जिसमें सर्वाधिक इटली को तो हेरिटेज कंट्री बोलते हैं ना, बहुत ऐतिहासिक टाइप का कंट्री है। चीन में 59 और भारत में 43 है। ठीक है, तो ये यूनेस्को से भी पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। ये विश्व विरासत स्थल घोषित करता है अधिकतर। ठीक है, चलिए आगे यूनेस्को के बाद आगे चलते हैं। दोस्तों बढ़िया से पढ़ रहे हैं ना? विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना। 7 अप्रैल 1948 को क्या की गई? इसकी स्थापना की गई। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विरासत स्थल दिवस, 18 अप्रैल को विरासत स्थल दिवस और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। 18 अप्रैल विश्व विरासत स्थल दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। महानिदेशक टेड्रोस एडोनाम घेब्रेयेसस, है ना, ये नाम पूछा जा चुका है कि WHO के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडोनाम घेब्रेयेसस। ठीक है, उप महानिदेशक पर पद पर नियुक्त होने वाली पहली लड़की कौन है? सौम्या स्वामीनाथन, है ना। सौम्या स्वामीनाथन है। ये पूछा जाता है WHO में भारत के कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, और यही वो सौम्या स्वामीनाथन है जो MS स्वामीनाथन की क्या है? बेटी है। सौम्या स्वामीनाथन कौन है? MS स्वामीनाथन की बेटी है। ठीक है, MS स्वामीनाथन कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, उनकी पुत्री सौम्या स्वामीनाथन। कहाँ है ये? WHO में है। ठीक है, सदस्य देश है 193। अमेरिका ने सदस्यता त्याग दी 1 जनवरी 2021 में। ये पूछा गया है अमेरिका ने कौन से संगठन की सदस्यता त्यागी है? तो WHO की सदस्यता किसमें नहीं है? अमेरिका के पास नहीं है, उसने त्याग दी है। WHO, है ना, ये क्या करता है? इसका मुख्य काम है स्वास्थ्य से संबंधित काम करना, स्वास्थ्य से संबंधित काम करना, बीमारियों के लिए रिसर्च करना, बीमारी का पता लगाना, किसी बीमारी के लिए तकनीकी सहायता देना, ये सब काम किसका है? WHO का है। अब एक चीज बताओ, कोरोना आया था तो पूरा गाइडलाइन कहां से आता था? आधा WHO से आता था। जो बीमारी आती है उसको वैश्विक महामारी कौन घोषित करता है? WHO वैश्विक महामारी घोषित करता है। ठीक है, और उसी के लिए काम करता है। ठीक है, WHO अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य पूरे देश का, पूरे देश नहीं भैया, पूरे वर्ल्ड में जितने देश है उसके स्वास्थ्य के लिए काम कौन करता है? WHO। ठीक है, इसके मेन कौन है? टेड्रोस एडोनाम घेब्रेयेसस। और भारत की कौन है? भारत की है सौम्या
स्वामीनाथन। मुख्यालय कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब G7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही पहले क्या था? यही पहले G8 था। ठीक है, सबसे पहले G7 ही था, फिर G8 बना, फिर वापस G7 बन गया। सबसे पहले G7 ही था, फिर G8 बना, फिर G7 बन गया। स्थापना 1975 में, स्थापना 1975 में। ठीक है, G7 ये विकसित, क्या? विकसित देशों का समूह है। ये विकसित देशों का समूह है, विकसित देशों का समूह है। कौन? आपका G7, जो पूरी तरह डेवलप कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री नहीं, डेवलप्ड कंट्री है ये विकसित है भैया। बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था जो पूरे दुनिया पर राज कर रही है। स्थापना 1975 में। सदस्य कौन है? जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, ब्रिटेन, है ना? ब्रिटेन। ये 7 कंट्री किसकी है? G7 की कंट्री है। 21 जून 97 को रूस का इसका सदस्य बना। 97 में रूस इसका सदस्य बना, तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया G8। अब क्या हुआ? वर्तमान में रूस को फिर बाहर कर दिए। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण रूस को G8 से बाहर कर दिए। ये एक संस्था है जिसका कोई मुख्यालय नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत इसका सदस्य नहीं है, G8 का सदस्य नहीं है भारत। इसका किसका? G8 का, G8 का सदस्य नहीं है ना? ये याद रखिए, खूब पूछता है किस संस्था का भारत सदस्य नहीं है। भारत G8 का सदस्य नहीं है, जिसका नाम हो गया अभी G7। G7 इसलिए हुआ क्योंकि रूस को बाहर कर दिए। पहले भी G7 था, रूस को लेके आए थे तो G8 बन गया था। वर्तमान में रूस को फिर भगा दिए तो G7 बन गया। रूस बहुत सी जगह से बाहर होते जा रहा है। ठीक है, तो G7 का सदस्य भारत नहीं है, ये बहुत पूछता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये विकसित अर्थव्यवस्था वाली देशों का समूह है जो डेवलप्ड है, और भारत क्या है? डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील है, इसीलिए भारत इसका सदस्य नहीं है। 75 में बना है G7, है ना? 7 है। अब G20+1, अब ये क्या है? G20 जो है विकासशील देशों का सदस्य है। ये विकासशील देशों का समूह है। क्या? G20। अभी इसमें एक और जुड़ गया है, तो G20+1। 21वां कौन जुड़ा है? अफ्रीकी संघ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। G20 में 21वें नंबर में कौन जुड़ा है? अफ्रीकी संघ जुड़ा है। 19 देश हैं, उसके बाद यूरोपीय यूनियन है और अफ्रीकी यूनियन, है ना? तो भैया G20 में कौन कौन शामिल है बता दे रहा हूं। G20 में पूरे G7 के देश शामिल हैं, G7 देश शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद यूरोपीय यूनियन शामिल है, और उसके बाद अफ्रीकी यूनियन शामिल है, अफ्रीकी यूनियन, और बाकी देश शामिल है। ठीक है, तो यह पूछा जा सकता है कि G20 में कौन कौन शामिल है। G7 के देश शामिल हैं, यूरोपीय यूनियन भी इसी में शामिल है, और अफ्रीकी यूनियन भी शामिल है। तो कुल मिला के 21 हैं, 21 सदस्य हैं। ठीक है, स्थापना हुई है 1999 में, स्थापना हुई है इसकी 1999 में। ठीक है, और 21वें नंबर का G20+1, 21वें नंबर का कौन बना है? अफ्रीकी यूनियन बना है। ठीक है, चलिए अब ये यूनियन लोग क्या करते हैं? ये यूनियन लोग आपस में व्यापार के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए मिलके काम करते हैं। ये देश आपस में यूनिटी बनाकर अपने विकास, स्वास्थ्य, समाज और एजुकेशन सब के लिए इन लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। रेड क्रॉस, इससे खूब क्वेश्चन पूछता है। रेड क्रॉस को सोसाइटी की स्थापना किसने की है? हेनरी ड्यूनॉट ने की है। यह हमेशा पूछता है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की है? हेनरी ड्यूनॉट ने। कब? 1864 में। और भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी कहां बना है? 1920 में, दिल्ली में है। भारत में मुख्यालय कहां है? भारत में दिल्ली में है ना रेड क्रॉस सोसाइटी। हेडक्वार्टर कहां है इसका? जेनेवा में है। और 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया है, 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया है। ठीक है, इस क्या काम करता है? मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सभी मनुष्यों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने
और मानव पीड़ा को रोकने और कम करने के लिए स्थापित किया गया है। मतलब भैया ये सभी लोगों को इलाज करने के लिए इसका मेन जो काम है वो है युद्ध। युद्ध में जो आपके क्या होते हैं, युद्ध में जो घायल होते हैं उनका इलाज करने के लिए इनको इसका निर्माण किया गया था। युद्ध होता था, युद्ध में लोग घायल हो जाते थे, तो उनके इलाज के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी हेनरी ड्यूनॉट ने बनाई थी। ठीक है, ये क्या करता है, ये मेडिकल फैसिलिटी देता है, समाज की सेवा करता है, इसीलिए 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार ये जीत चुका है, 17 में, 44 में और 63 में। ठीक है, 17 में क्या चल रहा होगा, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और 63 में। ठीक है, तो ये विश्व युद्ध जब चला ना तो उसमें जो जख्मी हुए उन लोग की सेवा के लिए बना था रेड क्रॉस सोसाइटी। अभी इसका काम क्या है, अभी मानव जीवन को दर्द से मुक्त करना, मानव जीवन को दर्द से मुक्त करना और सभी मनुष्यों के लिए सम्मान के साथ जीवन जीने की सुविधा देना, यह काम है रेड क्रॉस सोसाइटी का। 64 में हेनरी ड्यूनॉट ने भारत में 20 में बना है, 1920 में। ठीक है, चलिए यूएनडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएनडीपी है ना, ये क्या जारी करता है, ये जारी करता है मानव, बहुत पूछता है, मानव विकास सूचकांक। ये क्या जारी करता है, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसमें यह चीज बताया जाता है कि किस देश में मनुष्य की स्थिति बेहतर है, किस देश में मनुष्य की स्थिति बेहतर है। इसमें क्या देखा जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, मतलब किसी देश में व्यक्ति को कितनी शिक्षा मिली है, उसका स्वास्थ्य कैसा है और उसके जीने की इच्छा कितनी है। अगर शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आदमी वैसे ही मर जाएगा, तो जीने की इच्छा कितनी है ना। और मानव विकास सूचकांक कौन, इसका विकास किसने किया है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक। और इसमें सहयोग कौन किया है, अमर्त्य सेन ने, अमर्त्य सेन ने इनका सहयोग किया है। ठीक है, महबूब उल हक ने इसका विकास किया है, मानव विकास का, और अमर्त्य सेन ने उनका सहयोग किया था। कब, 1993-96 की बात होगी, मैं बता देता हूं अभी। हाँ, 1990 में चालू किए। ठीक है, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक थे और भारतीय कौन थे, अमर्त्य सेन, तथा इनके साथ थे सिंगूर हंस, है ना। इन्होंने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विकसित किया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीजों को देखा जाता है। वो क्या होता है, पहला चीज है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मतलब कितने लोग जिंदा रहते हैं, जीने की इच्छा। उसके बाद क्या है, शिक्षा, और उसके बाद आपका प्रति व्यक्ति आय, है ना, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो जिसके पास ये होगा वो देश क्या होगा, अच्छे, उस देश के मानव क्या कहलाएंगे, अच्छे कहलाएंगे भाई, उनका विकास अच्छे से हो रहा है, ये माना जाएगा। ठीक है, तो यूएनडीपी क्या करता है, यूएनडीपी आपका मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क में है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहन करने का काम करता है, मतलब मानव के विकास का ये काम करता है। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में है ना। मानव विकास सूचकांक 1990 में कौन विकसित किया है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने विकसित किया है। उसका साथ कौन दिया है, भारतीय आदमी अमर्त्य सेन। ठीक है, चलिए ये हो गया, है ना। आप ये देख लेना मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंकिंग क्या है, 132 134 होगा, अभी बता देता हूं।
ठीक है, 134 है ना, 134 स्थान है। ठीक है, भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 134 है, बहुत सम्मानजनक नहीं है ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सेक्टर क्या है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट। भारत सदस्य है इसका। विश्व व्यापार में विकासशील देशों के हितों को बढ़ाना। विश्व में जो व्यापार होते हैं, विकसित देशों का यहाँ बहुत ज्यादा दबदबा है, विकसित देशों का प्रभुत्व है, विकासशील देशों को दबा दिया जाता है। तो ये क्या करता है? विश्व व्यापार में विकासशील जो देश है ना, जो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उनके हितों की रक्षा करता है। कौन? अंकटाड ये पूछा जाता है। अंकटाड कब 1964 में बना है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सेक्टर क्या है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मतलब व्यापार और विकास में विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं यूनिसेफ, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, स्थापना 11 दिसंबर 1946, स्थापना 11 दिसंबर 1946। ये बहुत पूछा है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, है ना, इसकी प्रमुख है कैथरीन रसेल, है ना। आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। रेड क्रॉस सोसाइटी क्यों बनी? द्वितीय विश्व युद्ध में जो युद्ध करते हुए जख्मी हुए हैं या जो जख्मी हुए हैं उनके इलाज के लिए। यूनिसेफ क्यों बना? यूनिसेफ मतलब, है ना, चिल्ड्रंस फंड बोल रहा है, सी आ रहा है, चिल्ड्रंस फंड बोल रहा है, मतलब बच्चों के लिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो बच्चे अनाथ हुए, है ना, या द्वितीय विश्व युद्ध में जो बच्चों को नुकसान हुआ, उनके लिए, उनके विकास और उनकी सहायता के लिए क्या बना था? आपका यूनिसेफ बना था। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। यूनिसेफ क्या होता है? यूनिसेफ डोनेशन पर चलता है। इसको सरकार भी डोनेशन देती है, प्राइवेट संस्थाएं भी डोनेशन देती है, और वो डोनेशन से ये क्या करती हैं? बच्चों का विकास करती है। हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा में, हमारे भारत में भी प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में यूनिसेफ बहुत पैसा खर्चा करती है। बीच में प्रियंका चोपड़ा को अपना दक्षिण एशिया का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था यूनिसेफ का। ये बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था है। ठीक है, जो आपका मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चल रहा है ना, उसमें भी यूनिसेफ का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए। और प्रारंभ में कितना? विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्र, जो राष्ट्र खत्म हो गए, और राष्ट्र के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, ये यूनिसेफ का काम है। ठीक है, कब? 46 में बना है, न्यूयॉर्क में, कैथरीन रसेल। बच्चों के लिए काम करता है यूनिसेफ, बहुत फेमस संस्था है, देख सकते हैं आप। ठीक है, क्वाड, है ना, इससे अभी अभी क्वेश्चन आने लगे हैं। क्वाड, है ना, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। स्थापना 2007 में। सदस्य देश है 4, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। यह पूछा जाता है कि क्वाड देशों की संख्या कितनी है? क्वाड देशों की संख्या है 4। 4 में क्या है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका और जापान है। ये 4 देशों का समूह है जो आपस में अपने विकास के लिए काम कर रहा है। संघाई समूह, है ना, संघाई 5, है ना, कब? 1996 से क्वेश्चन आता है। ठीक है, हेडक्वार्टर बीजिंग, चीन में। सदस्य देश वर्तमान में कितने हैं? 10। संघाई के सदस्य भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। अगर आप देखोगे तो ये जो भारत का नक्शा है, तो यहां जितने लोग हैं, पाकिस्तान यहां है ना, उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब ऊपर, चीन, रूस, ये पूरा इधर साइड का कंट्री, ये किस में आते हैं? संघाई में। ठीक है, संघाई कब बना है? 1996 में। ठीक है, और 10वां सदस्य कौन है इसका? बेलारूस है। 10वां सदस्य कौन है संघाई का? बेलारूस है। ठीक है, तो संघाई 5
जो समूह है 5 का समूह था पहले 96 में, बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है, संघाई का बीजिंग चीन में, ये उसके सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय, बस पूछ सकता है विश्व का मौसम विज्ञान ना, विश्व का मौसम विज्ञान कहां, जेनेवा में है। विश्व का मौसम विज्ञान कहां है, जनेवा में है। मुख्यालय जनेवा में, स्थापना 1991 में। ठीक है, उसके बाद FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, इसका मुख्य काम है कृषि और पोषण स्तर पर। अब कृषि और पोषण स्तर पर, कृषि और पोषण स्तर पर कार्य करना और लोगों के जीवन को सुखमय बनाना। ठीक है, इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। स्थापना हुई है 45 में। मुख्यालय है रोम, इटली में। स्थापना हुई है 45 में। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, मुख्यालय रोम, इटली में है। स्थापना 45 में हुई है। ये कृषि और जो भोजन का पोषण स्तर है उसके लिए काम करता है, ताकि लोगों का जीवन अच्छा बन सके। नाम सही है। ठीक है, अब एशियाई विकास बैंक, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है वैसे एशिया के लिए क्या है, एशियाई विकास बैंक। जैसे वर्ल्ड बैंक है वैसे एशिया के लिए क्या है, एशियाई विकास बैंक, है ना। इसका मुख्यालय कहां है, फिलीपींस में है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। सदस्य देश 68। अध्यक्ष कौन है, मासा त्सुगुंग असकावा। नाम ऐसा कि जुबान टूट के गिर जाए, मासा सुगुंग असकावा। ठीक है, एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, जैसे वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड के लिए काम करता है, एशियाई विकास बैंक एशिया के लिए काम करता है। इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा गया है, फिलीपींस में है एशियाई विकास बैंक का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रमंडल संगठन, कॉमनवेल्थ नेशन। स्थापना 11 दिसंबर 1931। यह एक ऐच्छिक संगठन है। ऐच्छिक, आपका मन है तो इसके सदस्य बनो, नहीं तो मत बनो। ऐच्छिक संगठन है। और कौन से देशों का संगठन है आपको पता है, ऐसे देश जो किसी जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे हों, ऐसे देश जो किसी जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे हों, ऐसे देशों के संबंध को, संगठन को क्या नाम दिया है, कॉमनवेल्थ। और भारत भी इसका सदस्य है, भारत इसका सदस्य है ना, क्योंकि भारत भी गुलाम था, भारत इसका सदस्य है। यह एक ऐच्छिक संगठन है, आप रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। ठीक है, मुख्यालय कहां है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का वहीं रहेगा ना भैया। ये जो ब्रिटेन के गुलाम देश थे उनका संगठन है। कॉमनवेल्थ गेम भी होता है, अपने यहाँ हुआ था मेरे ख्याल से 2010 में, है ना, खूब घोटाला हुआ था। सुरेश कलमाड़ी जी का नाम आप सुने ही होंगे। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ नेशन 1931 में यह संस्था बनी है। मुख्यालय इसका लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। सदस्य देश 56 है। और ब्रिटिश किन देशों का समूह है, ऐसे देश जो किसी जमाने में ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम रहे हों। ठीक है, अब यह भी एक इंपॉर्टेंट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब दिमाग और आपका कला, दिमाग और आपका स्किल, वो एक संपदा है। जैसे एक डॉक्टर है, वो क्या है हमारे लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो बौद्धिक संपदा है क्योंकि वो दिमाग से इलाज कर रहा है। इंजीनियर क्या है, बौद्धिक संपदा है क्योंकि वो इंजीनियरिंग का काम कर रहा है। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं वो बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं। तो बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहां है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। मुख्यालय बना कब है, 1970 में। दिवस कब बनाया जाता है, बौद्धिक संपदा दिवस। 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा दिवस भैया, बौद्धिक संपदा मतलब वो सब काम जो आप दिमाग से सोच के करते हो, कुछ नया कर रहे हो, वो है बौद्धिक संपदा। जिसमें दिमाग का यूज करते हो, कुछ सोच के काम कर रहे हो समाज के लिए, वो कहलाता है बौद्धिक संपदा, है ना। इसका मुख्यालय है कहां, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है,
उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये हमेशा पूछता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कैसे गिरेंगे मैं बता रहा हूं। इसकी स्थापना 1995 में हुई, किसकी? WTO की। पर इसका पहले नाम क्या था, है ना? जर्नल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, है ना? जर्नल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में गैट की। गैट को समाप्त कर दिया गया 31 दिसंबर 1994 को, और 1995 को क्या बनाया गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह पूछा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या था? गैट था। गैट मतलब जो विदेशी व्यापार है, और विदेशी व्यापार के लिए जो शुल्क लगते हैं उसको बोलते हैं टैरिफ। विदेशी व्यापार में जो आपको शुल्क देना पड़ता है दूसरे राज्यों को, वो कहलाता है टैरिफ, है ना? तो वो टैरिफ और उसके नियम ये सब कहलाते थे गैट। तो गैट को समाप्त किया गया कब? 1994 में 31 दिसंबर को, और 1995 में विश्व व्यापार संगठन बनाया गया। मुख्यालय कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश 164, है ना? अध्यक्ष नागोजी ओकोंजो इवेला, है ना? WTO के अध्यक्ष इवेला नाकोंजी, उसके बाद ओकोंजो इवेला। सदस्य देशों के बीच भेदभाव रहित अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संचालन करना। ये अपने सदस्य देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है ना? मान लो अगर कोई देश बहुत ज्यादा टैरिफ लेता है, बहुत ज्यादा टैक्स लेता है, अपने देश में विदेशी जहाज अगर आ रहा है, उसके देश के बंदरगाह में कोई विदेशी जहाज आ रहा है और अननेसेसरी उस विदेशी जहाज को बंधक बना लिया है, उससे पैसा ले रहा है, तो कौन वहां जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जाएगा। क्यों? इसका मेन काम है भैया, व्यापार अच्छे से करो, तामझाम मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, फोकट का पैसा मत लो, सदस्य देश आपस में अच्छे से व्यापार करे। तो ये कहलाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओपेक। ओपेक क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन ओपेक, है ना? पेट्रोलियम निर्यातक कंट्री। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। स्थापना कब हुआ? 1960 बगदाद। सेम यही क्वेश्चन पूछा था। ओपेक की स्थापना कहां हुई थी? 1960 में बगदाद में हुई थी। मुख्यालय इतने बार पूछा है, वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में। इसके सदस्य देश है 12। ओपेक क्या करता है? ये पेट्रोलियम निर्यातक कंट्री हैं, पेट्रोलियम निर्यातक कंट्री है। इन्हीं लोग कच्चे तेल का दाम निर्धारण करते हैं, कच्चे तेल की मात्रा और पूर्ति का निर्धारण करते हैं। किन लोग? ओपेक वाले लोग, जो बड़े बड़े पेट्रोल निर्यात करने वाले, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन सब कंट्रियों के समूह को कहते हैं ओपेक। जो पेट्रोलियम बनाते हैं, कच्चा तेल, और कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल आप बनाते हो, तो कच्चे तेल का पूरा मार्केट कौन संभालता है? ओपेक संभालता है। इसका मुख्यालय कहां है? बहुत पूछा है, वियना ऑस्ट्रिया में। और स्थापना कब हुई थी? 1960 में बगदाद में। कुल सदस्य देश है 12, है ना? चलिए आगे देखते हैं, है ना? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, है ना? खूब अभी अमेरिका इसमें खूब उथल पुथल कर रहा था। अमेरिका इसमें खूब उथल कर रहा था, इसलिए खूब फेमस था ये नाटो। ये क्या है? ये विभिन्न देशों के सैन्य संगठन का समूह है। विभिन्न देशों के जितने सदस्य देश हैं, उसके सैनिक, उसकी जितनी सैन्य सेना है, उसका संगठन है ये, ठीक है? स्थापना 1949 में। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। पूछा गया है 32वां देश कौन है? स्वीडन। नाटो का मूल लक्ष्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना। अब मान लो नाटो देश पे आक्रमण करोगे ना, तो इसके जितने सदस्य देश है उसकी सेना आपके ऊपर चढ़ जाएगी। ये सैन्य संगठन है, नाटो सैन्य संगठन है, बेसिकली सैन्य संगठन है, ठीक है? मान लो अगर 10 देश हैं तो 10 की सेना एक साथ है। अगर वो 10 में से किसी भी एक के तरफ आप आक्रमण करोगे तो वो 10 देश की सेना आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तो लिखा है ना, नाटो का मूल लक्ष्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा मित्र राष्ट्रों की, जो इसके संगठन है,
स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना, नाटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सैन्य संगठन है, 49 में बना है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, स्वीडन, ठीक है। तो यही नाटो के कारण अमेरिका बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ये नाटो के कारण ही अमेरिका बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पूरे, अब हर देश में अपना न्यायालय है, हर राज्य में अपना न्यायालय है, और पूरे विश्व का एक न्यायालय है, पूरे विश्व का एक न्यायालय है जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। स्थापना 1945 में। बहुत पूछा है, इतना पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? द हेग, नीदरलैंड में। कहां है? द हेग, नीदरलैंड में। इतना पूछा है कि पूछो मत। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? द हेग, नीदरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। 15वें नंबर के अध्यक्ष है कौन? नवाब सलाम। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो राष्ट्रों के बीच सामान्य विवादों का निपटारा करता है और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दे पर राय देता है। अगर मान लो हम लोग दो देश लड़ रहे हैं और दो देश लड़ रहे हैं और केस कहां जाएगा? फिर जब देशों की बात आ जाएगी ना, दो बड़े बड़े देशों की, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, ठीक है। जब दो बड़े बड़े देश लड़ेंगे तो उनका केस कहां जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसका मुख्यालय कहां है? द हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। उसके बाद न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यह हमेशा पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश का कार्यकाल, कोई आदमी अगर वहां का जस्टिस बन गया तो न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होगा। भारत से कौन गए हैं? भारत से दलबीर भंडारी गए हैं। भारत के जस्टिस दलबीर भंडारी वर्तमान में इंटरनेशनल कोर्ट के जज हैं, है ना। ये मेरे ख्याल से 2012 में बने, फिर 2017 में फिर से रिन्यू हो गया इनका कार्यकाल। ये हमेशा पूछेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के कौन जज हैं? दलबीर भंडारी हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में जज का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहां है? द हेग और नीदरलैंड। इतना पूछा है कि पूछो मत। अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। 1945 में बना है। ये बड़े बड़े जो देशों के, जो बड़े बड़े देशों के लड़ाई रहते हैं ना, उसको सुलझाते हैं इन लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर समय ले रहे हैं भाई, है ना। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना। स्थापना 57 में। इसकी भी मुख्यालय कहां है? वियना, ऑस्ट्रिया में। आप ये बोल सकते हो कि ऊर्जा से जो सबसे ज्यादा ऊर्जा के लिए फेमस है, जैसे पेट्रोल और आपके परमाणु ऊर्जा, पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा जो दोनों का कहां है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा दोनों का मुख्यालय कहां है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, किसी को ब्रिक्स बैंक बोला जाता है, इसका नाम कर दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसी को बोलते हैं ब्रिक्स बैंक, है ना। स्थापना 2014 में, खूब फेमस था। मुख्यालय संघाई, चीन में है। अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ है। सदस्य कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और उरुग्वे। ये इसके क्या हैं? सदस्य हैं। किसके? ब्रिक्स बैंक के। ब्रिक्स बैंक के। इनकी मुद्रा है डॉलर में है। इनकी मुद्रा क्या है? डॉलर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी को क्या बोलते हैं? ब्रिक्स। ब्रिक्स एक संगठन है जिसको अभी पढ़ेंगे, उसी ने संगठन ने एक बैंक बनाया है ना, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स का मुख्यालय भी संघाई, चीन में है। बैंक का भी मुख्यालय वही है। 2014 में बना है, ठीक है। तो ये देश अपने लिए एक बैंक बनाए हैं, ब्रिक्स देशों ने अपने लिए एक बैंक बनाया है जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसी को बोलते हैं ब्रिक्स बैंक। मुख्यालय संघाई, चीन। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्थापना 1919 में, बहुत पूछा है। स्थापना 1919 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना। 1946 में यूएनओ का अंग बन गया। 1946 में, है ना, यूएनओ का अंग बन गया। मुख्यालय कहां है? जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ अंतरराष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है, ठीक है। 69 में से विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय संघ जो पूरे विश्व में श्रमिकों के लिए क्या बनाएगा? नियम बनाएगा। अधिकतर क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, उनसे अधिक काम लिया जाएगा और उनको मजदूरी नहीं दी जाती, बहुत शोषण किया जाता है। तो भैया मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए, मजदूरों के विकास के लिए, मजदूरों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम करता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना कब हुई? 1919 में। 46 में यूएनओ का अंग बन गया। मुख्यालय हमेशा पूछता है, मुख्यालय जिनेवा में है। मुख्यालय कहां है? जिनेवा में। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ क्या करेगा? अंतरराष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है ना। ये एक विशिष्ट संस्था है, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। जो भी संस्था सामान्य जनता के लिए काम करती है और बहुत अच्छा काम करेगी तो उसको शांति का नोबेल पुरस्कार दे दिया जाता है। चलिए, ब्रिक्स देश, ब्रिक्स है ना। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, है ना। ये 5 देशों को ब्रिक्स कहा गया है। इन 5 देशों के फर्स्ट लेटर से ही इसका नाम पड़ा है ब्रिक्स। इसको R5 कंट्री भी बोलते हैं। R5 कंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पांचों देश की मुद्रा का नाम R से चालू होता है। पांचों देश की मुद्रा का नाम R से चालू होता है, इसीलिए R5 कंट्री बोलते हैं। और यही R5 कंट्रियों का एक बैंक है जिसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक, यही R5 कंट्री, ब्रिक्स कंट्री का बैंक है। वो ब्रिक्स क्या करता है? इन पांचों देशों को डिनोट करता है। ब्राजील, B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। पहले 4 देश थे, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा तो ब्रिक्स बना। मुख्यालय कहां है? संघाई चीन में है। इससे क्वेश्चन आता ही है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुख्यालय कहां है? संघाई चीन में। न्यू डेवलपमेंट का भी मुख्यालय वहीं है। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ का शीर्षक है। उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है ना, जो अभी डेवलप कर रही है, उन अर्थव्यवस्थाओं का क्या है? ये शीर्षक है। उन अर्थव्यवस्थाओं का शीर्षक है। मुख्यालय संघाई चीन। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संस्थाओं का एक शीर्षक है। इसके घटक राष्ट्र ब्राजील, B से रूस, R से, I से भारत, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। इन्हीं देशों के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर B ब्राजील, R रसिया, I इंडिया, C चाइना, S साउथ अफ्रीका से मिलकर समूह का नामकरण हुआ है। इसकी स्थापना 2009 में हुई और इसके 5 देश है। संस्थापक देश कितने हैं? 5 है। इसके संस्थापक देश कितने हैं? 5 है। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किए जाने के बाद ब्रिक के नाम के साथ जाना जाता था। ठीक है। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य विकसित या नव औद्योगिकीकृत है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। रूस बस क्या है? विकसित है, बाकी पूरे विकासशील है। रूस बस विकसित है, बाकी पूरे विकासशील है। ठीक है। ठीक है। 2009 में ये बना, 2009 में ये बना। तब इसमें कितने देश थे? 4 देश थे, है ना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। ठीक है। तो यहां तक 2009 में 4 देश थे। अभी इसके कितने सदस्य हैं? 5 संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, तब 4 देश थे। साउथ अफ्रीका उसमें नहीं था। 2010 में साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया, तब इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। रूस बस क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था वाला है, बाकी सब विकासशील अर्थव्यवस्था है ना। अगर ब्राजील को देखोगे, इंडिया को देखोगे, चाइना और साउथ अफ्रीका को देखोगे तो ये सब क्या है? विकासशील बोल सकते हो। केवल रूस जो है वो थोड़ा स्टेबल है ना। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या नव औद्योगिकीकृत देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। इन्हें R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इन 5 देशों की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है। इन 5 देशों की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। R5 संगठन कौन सा है? R5 संगठन है ब्रिक्स। क्यों? क्योंकि इन 5 देशों की मुद्रा का नाम R से शुरू होता है। वर्तमान में इसके 9 सदस्य हैं। वर्तमान में ब्रिक्स के 9 सदस्य हो गए हैं, जिसमें 5 तो आपको पता है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, है ना। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। उसके बाद ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, ये नाम आपको याद करने हैं। क्यों? क्योंकि भारत का इसमें बहुत रोल है, इसलिए ये संगठन महत्वपूर्ण है। तो 5 नाम तो है ही है। उसके बाद ईरान,
मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात, है ना। ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये टोटल अभी ब्रिक्स के 9 देश हैं। कई जगह आपको 10 भी मिलेंगे, आधिकारिक रूप से अपन 9 ही मानते हैं अभी। तो ये भी पूछा जाता है ब्रिक्स के टोटल कितने देश हैं, तो 9 हैं, ठीक है। तो ये ब्रिक्स हो गया, ये भी हो गया। तो दोस्तों ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन थे। आप यकीन मानिए इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एनटीपीसी एग्जाम के लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी काम आएगा। आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों, है ना, ये जरूर हमको कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हमारे इस सेशन को लाइक भी करिए ताकि आपको सब्सक्राइब करने से नए नए अपडेट मिलते रहे। आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ बहुत अच्छा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।